निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। आज की जनता कोई भी गट्टूमल की गोली नहीं खा रहा है कि उसको बेवकूफ बना दिया जाएगा। उसको भी पता है कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आशीर्वाद लेके आ रहे हैं, तो आप हैं तो समाजवादी पार्टी के ही। जो भ्रष्टाचार जो चीजें हुई वो समाजवादी पार्टी के तहत ही तो हुई। समाजवादी पार्टी जिसको सपोर्ट कर रही है निर्दलीय प्रत्याशी, ये शुरू से जहाँ तक मेरी जानकारी शुरू से प्लानिंग थी कि हम निर्दलीय लड़ें ताकि जो बीजेपी के रूठे हुए लोग हैं उनको अपनी तरफ खींच सकें। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव खत्म हो चुके हैं। सभी प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। हम बरेली के प्रेस क्लब में हैं। बरेली के प्रेस क्लब में अब यहाँ के जुझारू पत्रकारों से बात करेंगे जिन लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने में लगातार यहाँ के चुनाव को पैनी निगाह से देखा है। गलियों गलियों में जाके इन्होंने लोगों के बीचों में जाके कई खबरें करी हैं। ये हमको बताएंगे बरेली के चुनाव का मिजाज कैसा रहा। क्या बरेली में भी चुनाव लखनऊ या गोरखपुर जैसा रहा कि कम मतदान के बावजूद वहाँ के समीकरण बिगड़ने लगे, क्योंकि बरेली में भी 41% मतदान ही रहा है। 2012 के बाद पहली बार बरेली में इतना कम मतदान रहा है। तो यहाँ पर हम अपने साथियों से पूछेंगे कि क्या वजह रही कि मतदान कम रहा, चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहे। मनोज जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने में आपने क्या यहाँ पे फील किया कि चुनाव किन मुद्दों से शुरू हुआ और आके किन मुद्दों पे सिमट गया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट देखने को मिली है। और जो चुनाव शुरू हुआ था तो वो एक दूसरे पे जो विपक्ष था वो लगातार ये कहता हुआ नज़र आया कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर थे उमेश गौतम, उन्होंने भ्रष्टाचार किया और वो भ्रष्टाचार चरम पर था और जिसी वजह से जो है विकास कार्यों को उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। लेकिन अगर धरातल की बात करी जाए तो उमेश गौतम ने समाजवादी पार्टी को भी आईना दिखाते हुए दिखाया है कि बरेली में बहुत अच्छे जो है विकास कार्य किए गए हैं और लगातार हो रहे हैं। चूँकि कोरोना भी था और बहुत सारी इस समय कंडीशन भी ऐसी थी, उसके बावजूद भी अच्छा विकास कार्य हुए हैं। बहुत सड़कें चौड़ीकरण किया गया है और बहुत सारे सीवर लाइन भी बनाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पर एक बात तो होती है कि विकास कार्य हुए हैं और जो जनता है वो भी विकास कार्यों को देखते हुए वोट कर रही है। और इस बार जो है जैसे कि आपने कहा कि परसेंटेज कुछ कम रहा, तो परसेंटेज कुछ कम रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो है अब ईवीएम जो है सारी इस समय कल 13 फरवरी को जब 13 मई को मतदान जब खुलेगा, जब इनके वोटिंग खुलेगी तब पता चलेगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के विजेता की जीत होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी की। अभी कुछ कहना इसमें मुश्किल है। अच्छा दीपक जी, आप ये बताइए कि लगता है कि चुनाव में, इस तरीके के चुनावों में जनता भ्रष्टाचार वगैरह को मुद्दा मान के वोट देती है कि शुरू में क्या मुद्दे थे, थोड़ा सा मुझे मुद्दे बताइए। क्या ये 2 मुद्दे ही बस चुनाव में हावी रहे जैसा अभी मनोज जी ने कहा, या कुछ और भी आपको देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले जो आता है निकाय चुनाव जो आता है वो एक भ्रष्टाचार या धर्म को लेकर नहीं होता है। निकाय चुनाव जो है वो शहर को संभालने संवारने का चुनाव होता है, गलियों का चुनाव होता है। गली कूचे में जो नालियाँ होती हैं, सीवर लाइनें होती हैं, पानी की सप्लाइयाँ होती हैं, साफ सफाई का होता है। इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होता है। अगर हम इसको जोड़ते हैं कि भ्रष्टाचार है, कि वो धर्म है, कि वो शिक्षा है, इन सबको चुनाव जो होता है ये सिर्फ बातें ही होती है। सबसे पहले यहाँ शुरुआत हुई थी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर के.वी. त्रिपाठी, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को जो है वो मेयर प्रत्याशी यहाँ पे घोषित करके, जब टिकट का सिंबल भी नहीं मिला था तब से उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। और वो मुस्लिम पक्ष के ऊपर बहुत दावा बड़ा कर रहे थे कि मुस्लिम पक्ष उनके साथ है, कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है और कांग्रेस ये मेयर का चुनाव जीत के रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी झंझावत रहे, करीब 35 प्रत्याशी जो थे वो लाइनअप थे मेयर पद के लिए, लेकिन काफ़ी उठापटक होती रही। जितना इंतजार मेयर के रिजल्ट्स को लेकर था उससे कहीं ज़्यादा उस टिकट को लेकर वो मतलब जो था वो झंझावत बना हुआ था। खैर लास्ट टाइम में सारे जुझारू लोग जुटे हुए थे, पूरा भारतीय जनता पार्टी में भारी उथल पुथल मची हुई थी। उसके बाद उनका प्रत्याशी घोषित हुआ। इसी बीच समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी जो है वो उठापटक मची रही। पहले प्रत्याशी घोषित हुए, फिर उनका टिकट वापस हुआ, फिर उनको बैठाला गया। एक प्रत्याशी कहते हैं डॉक्टर तोमर साहब कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। एक प्रत्याशी को सिंबल दे दिया उन्होंने उठा के राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का। आखिर ये क्या है? ये कौन सा समीकरण था? ये कौन सा चुनाव था? फिर बाद में
डॉक्टर तोमर जो थे वो निर्दलीय खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए। उनका कहना ये था कि हम भ्रष्टाचार को लेकर लड़ रहे हैं। क्या 10 साल जब वो थे तब कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? वोटिंग आपको क्या लगता है जो लास्ट में आगे जब वोट डालने पे वोटर गया तो उसके दिमाग में कौन से ऐसे मुद्दे बचे रह गए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूरे चुनावी शोरगुल में चलती हैं। बरेली का मतदाता जो था वो साइलेंट रहा, वो सुनता रहा, कहता रहा, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाकर उसने अपनी मन की करी है और ठप्पा उसने जहां उसको लगाना था वहां पे लगाया है। आज की जनता कोई भी गट्टूमल की गोली नहीं खा रहा है कि उसको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। उसको भी पता है कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आशीर्वाद लेके आ रहे हैं, तो आप हैं तो समाजवादी पार्टी के ही। जो भ्रष्टाचार जो चीज़ें हुई वो समाजवादी पार्टी के तहत ही तो हुई। तो आपको क्या लगता है कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया? कुछ क्या लगता है? जनता ने विकास को लेकर मतदान किया है और जनता को साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि बरेली में विकास हुआ है। अगर कोई भी मकान बनता है या कोई भी इमारत बनती है तो उसके लिए पहले गड्ढे खोदे जाते हैं, मिट्टी धूल का गुबार निकलता है और उसके बाद वो इमारत तराशी जाती है। विकास मतलब जनता ने सत्ता को ही दोबारा चुन लिया। मेन मुद्दा विकास का रहा है और विकास के मुद्दे पे ही जनता ने जो है वो वोट किया है। और मेरी समझ से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भारी मतों से विजयी होगी और कमल का फूल 101% खिलेगा। इतना आदर्शी मुझे बताइए, इतना क्लियर यहाँ का चुनाव है कि समझने में हमें कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट पे नहीं जाना होगा। हमें बीजेपी क्लीन दिखती है इतने आगे जाते हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी क्लीन नहीं दिख रही है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर पहले तो चुनाव यहाँ पर विकास के ऊपर हुआ। लोगों ने बताया, उमेश गौतम जी थे, यहाँ निवर्तमान मेयर थे, उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट किया, उन्होंने भी विकास के ऊपर ही वोट मांगा। लेकिन जब से समय घटता गया, चुनाव करीब आता गया, ये विकास के न होकर ये लोग व्यक्तिगत चुनाव हो गया। क्योंकि तोमर जी भी ने कहा था कि यदि उमेश गौतम चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। तो ये हुआ कि उमेश गौतम के चुनाव टिकट ना मिलता, जब तक नहीं मिला तब तक वो उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया हम चुनाव लड़ेंगे। एक मिनट आदर्श जी रोकूंगा मैं। इन दोनों का ये व्यक्तिगत क्या है, थोड़ा सा उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, वो समझ जाएं कि उमेश गौतम और डॉक्टर IAS तोमर इनका व्यक्तिगत क्या चलता है। क्योंकि ये पहले भी काफ़ी ये लोग एक दूसरे के सामने व्यक्तिगत रूप से सामने आ गए। अब ये चुनावी मैदान में इनका दूसरा मुकाबला था, तो इनका व्यक्तिगत क्या, थोड़ा सा उसको ओपन करिए। ये व्यक्तिगत मामला इनका शुरू हुआ था जब IAS तोमर यहाँ पर मेयर थे, तो उन्होंने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया था। वो प्लांट उनकी यूनिवर्सिटी है उसके बराबर बनाया था, जिसका इन्होंने विरोध किया कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर इसके बराबर बनाया जाएगा तो इसकी बदबू और गंदगी से वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो इसी वजह से तोमर और उमेश गौतम में लगातार मतलब कि जुबानी जंग होती रही। और यहाँ तक ये वहाँ पर उस समय आजम खान नगर विकास मंत्री थे, तो उन्होंने भी डॉक्टर तोमर का पक्ष लिया और वहाँ पर सॉलिड वेस्ट प्लांट बनाने के लिए हम ही भरी कि हम इसको बनवाएंगे। लेकिन उमेश गौतम ने भी यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो गए और उन्होंने उसको नहीं लगने दिया। बस यही उनकी मेन लड़ाई की वजह है। और फिर बाद में धीरे धीरे व्यक्तिगत हो गई। जब उमेश गौतम मेयर बने तो उन्होंने भी पूरी टीम इनके जो हॉस्पिटल है उनको भेज दी नापचोप करने के लिए। चूँकि वो सही निकला, उसमें कुछ ऐसा नहीं निकला, लेकिन अगर गलत होता तो हो सकता है उस पर कुछ ना कुछ बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई होती। तो यही एक उनका व्यक्तिगत मामला है। मतलब यहाँ का ये जो आप कहें कि ये चुनाव एक मेयर की सीट को ना लेके कुछ व्यक्तिगत नफ़ा नुकसान को लेके भी ये बन गया था कि लास्ट में आके? बिल्कुल सही बात है। ये वही खटास थी जो पहले वाली थी कि उन्होंने अपने, जब उनकी सत्ता थी उन्होंने उसको किया, उनकी जब सत्ता आई तो उन्होंने किया। और लगातार कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जो उनके उमेश गौतम मतलब कि तोमर के खास हैं, एक मुनीश शर्मा जी, वो कई मुद्दों को लेकर उसमें इनके हाई कोर्ट भी गए हैं। तो इस तरीके से लगातार भाजपा सरकार में भी खटास बढ़ती चली गई। तो इन लोगों ने पब्लिक को क्या समझा कि आपसी लड़ाई में इन्होंने पब्लिक को किस तरीके से कहा कि यार मुझे इसलिए वोट दे दो या मुझको ऐसे वोट दो? पब्लिक ने किसको, किन के मुद्दों को ज़्यादा कह सकते हैं समझा और उसकी तरफ चले गए कि दोनों लोग तो व्यक्तिगत फाइट पे आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो तो अपने विकास के ऊपर वोट मांग रहे थे, लेकिन लास्ट में आते आते विकास के साथ साथ एक धार्मिक रूप भी ले लिया, ध्रुवीकरण भी हुआ है लास्ट में। कुछ ऐसे इस तरीके से गाने हैं, कुछ इस तरीके के लोग हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं, तो वो हुई हैं जिससे ध्रुवीकरण हुआ। और तोमर ने हमेशा यही वोट मांगा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मांगते हैं वोट। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ कहीं विकास होता है, किसी भी जगह का विकास होता है, तो वहाँ पर जब काम होता है तो भ्रष्टाचार की बातें आप जानते हैं कि उठती ही हैं।
लेकिन ये कहाँ तक सही है ये तो प्रशासन जाने। लेकिन हाँ, उमेश गौतम जी ने बरेली में काफ़ी मेहनत की, स्मार्ट सिटी में काम आया तो उन्होंने रोड के सड़कों को चौड़ीकरण करते के साथ साथ काफ़ी बरेली के डेवलपमेंट का काम कराया। ये जो चुनाव के अब लास्ट में आते हैं कि क्या दिखता है कि इन दो के आसपास पूरा चुनाव रहा या उसमें तीसरा भी कोई शामिल था? और कल जो वोट खुलेंगे तो आपका क्या कयास है कि जैसे दीपक जी ने बताया कि बीजेपी का ने क्लीन स्वीप मार दिया है? नहीं, चुनाव तो शुरू से ही था कि डॉक्टर आई एस तोमर और मेयर उमेश गौतम के बीच में होगा, ये क्लियर था। और ये भी है कि बहुत क्लीन हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे वोट पड़े हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पोस्ट एरिया है जहाँ पर बीजेपी का वोट बहुतायत संख्या में है, वहाँ पर पोलिंग 18 से 20% हुई है। तो एक कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। अच्छा, अयाज जी थोड़ा सा ये बताइए कि चुनाव में सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, उसके बाद सपा ने अपना कैंडिडेट का सिंबल वापस किया, डॉक्टर आई एस तोमर बिना सिंबल के फाइट किया, तो उनकी ये रणनीति क्या काम आई है? जनता ने उनकी इन चीज़ों को क्या वो भुना पाए जनता के बीच में जाके? जी बिल्कुल, भुना पाए हैं। सिंबल ना लेना समाजवादी पार्टी का, ये इसका फ़ायदा मिला है आई एस तोमर साहब को और उसको वोट भी पड़ा है। एक अहम बात ये है कि 41% के लगभग वोटिंग हुई है। इसका फ़ायदा तो तोमर साहब मान के चल रहे हैं कि हमें हुआ है, लेकिन बीजेपी मान के चल रही कि हमें फ़ायदा हुआ है। वजह यह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम होना, इस वजह से बीजेपी कह रही है कि हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। तोमर साहब कह रहे हैं कि जहां ऑल ओवर परसेंटेज कम हुई है तो इसका फ़ायदा सपा को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के जीत का दावा अपनी अपनी भर रहे हैं। अब ये देखना होगा, कल दूर नहीं है, सामने सब क्लियर हो ही जाएगा कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन ज़बरदस्त फाइट दोनों में मानी जा रही है। नहीं, जैसा आपने कहा मुस्लिम क्षेत्रों में वोटिंग कम हुआ, तो क्या लगता है कि लोग वो पहले ही मान चुके थे ये चुनाव हमारा नहीं है, लोग निकल के वोट करने नहीं आए? इसका क्या वजह लगती है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट डालने सब लोग निकले घर से। और बात करें अगर हिंदू मोहल्लों की और मुस्लिम मोहल्लों की, तो हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम मोहल्ले में वोट डालने के लिए लोग निकले। लेकिन वजह ये रही कि किसी का नाम कटा है, किसी का नाम पता गलत है, किसी की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि, और आरोप भी ये लगे कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। लेकिन ये तो खैर उस टाइम की बातें थी। अब कल तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसने किसको वोट दिया और कौन जीत हार की पोजीशन में है। फिलहाल की स्थिति ये है कि अभी तक दोनों की फ़ाइट ज़बरदस्त मानी जा रही है और इसमें तोमर साहब अपनी जीत मान रहे हैं 200%। हमारी जब बात हुई तोमर साहब ने कहा कि हम 200% जीतने जा रहे हैं। उमेश गौतम साहब का ये कहना है बीजेपी से कि हमें कोई हराने वाला नहीं, जितनी बड़ी पिछली जीत हुई थी उससे ज़्यादा बड़ी इस बार हमारी जीत होने जा रही है। ये तो प्रत्याशियों के बयान आपने बता दिए, आपका अपना आकलन क्या कहता है? हमें ये लगता है कि ज़बरदस्त फाइट है इसमें, लेकिन ऑल ओवर अगर माना जाए तो बीजेपी मुझे लगता है कि जीत की पोजीशन में है और जीतने के चांसेस हैं, लेकिन हल्के में उसे भी नहीं आंक सकते समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वोट परसेंटेज की जो स्थिति है समाजवादी है, समाजवादी समर्थित जो हैं आई एस तोमर, उसी को माना जा रहा है। क्योंकि वो निर्दलीय पहले थे, समाजवादी ने उन्हें समर्थन दिया। निर्दलीय को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि पिछली 2 बार भी वो निर्दलीय ही आई एस तोमर जीते थे बिना निशान के समाजवादी के। इस बार समाजवादी ने दूसरे को पहले टिकट दिया, लेकिन वो हल्का कैंडिडेट जानते हुए उसे हटा के संजीव अग्रवाल को इन्हें टिकट दिया और बिना सिंबल के टिकट दिया, संजीव सक्सेना जी को, सॉरी। तो कहीं ना कहीं इसका दोनों का सामने बड़ी फाइट मानी जा रही है, लेकिन हम अगर अपना पर्सनल आंकड़ा माने तो बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये जैसा आपने तो गली कूचे सब जगह आप गए, आप तो बहुत पहले से बड़ेली की हर नब्ज़ को समझते हैं। जनता ने जो वोट लास्ट में जाके दिया, या कह सकते हैं कि मोह भंग भी दिखाई दिया कि जब 48% वोटिंग हुई है, तो क्या आपको लगता है कि विकास वाले मुद्दे हावी है, या जैसे कि आदर्श जी ने बताया कि लास्ट में वो हार्ड को धर्म के ध्रुवीकरण पे आ गए? एक्चुअल में ये मेयर की चुनाव या नगर निगम के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और सभी समस्याएं स्थानीय होती हैं। लेकिन जो हमारे दोनों प्रत्याशी थे, डॉक्टर आई एस तोमर और उमेश गौतम जी, तो आई एस तोमर तो भ्रष्टाचार के ऊपर अपना बेस लेकर चल रहे थे और ये इनका टारगेट था हमने विकास किया है। विकास स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुआ और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। इसके उपरांत भी गौतम जी ने अच्छा विकास किया है बरेली में, और जब कोई कार्य होता है तो उसमें अड़चनें तो आती ही हैं। और रहा ये कि ध्रुवीकरण तो आप कह सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, ये तो सब व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। लेकिन ये रहा कि इस बार
वोटर लिस्ट में काफ़ी लोगों के नाम कटे हुए थे, नाम गायब थे, इसलिए जो परसेंटेज है वो कम रहा है। और वैसे देखा जाए तो ये 60-40 के रेशियो पर रहेगा, जिसमें 60% बीजेपी और 40% समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी रहेंगे। नंबर 1 आप बीजेपी को ही रख रहे हैं अभी? 60-40 का रेशियो है, 60-40, 60% आप बीजेपी को ही मानिए। मतलब 60% मतलब बीजेपी फर्स्ट डिवीजन आपने पास कर दी। नीरज जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आपने इतना जो भागदौड़ करी, आप लोगों से मिले, जनता के पास गए, प्रत्याशियों के पास गए, आपने क्या पाया? देखो, जीतने के दावे तो चारों पार्टियों कैंडिडेट कर रहे हैं। निर्दलीय भी कर रहा है, बीएसपी का भी, कांग्रेस का भी। कोई नहीं कर रहा है कि मैं हार रहा हूँ, ठीक है। पर जो ये स्थानीय चुनाव होता है, जैसे गाँव में होता है ना प्रधान का चुनाव, इस तरह से ये नगर निगम का चुनाव एक तरह से मेयर का है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। नाली हो गई, सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, साफ पानी की व्यवस्था हो गई, इनके होता है। बरसात के दिनों में जल भराव ना हो, इन मुद्दों को लेके होता है चुनाव। भ्रष्टाचार और ये तो मतलब कोई भी चुनाव लड़ता है तो दूसरे पे आरोप लगाता है, ये होते भी हैं, एक दूसरे पे लगते हैं। ये सड़कें टूटी सब बनी, टूटना बनना सड़कों का इतना स्पीड में जो रहा, जैसे जनता ने भी कहा कि कब सड़क टूट गई, कब सड़क बन गई, पता ही नहीं चल रहा था। तो यहाँ करप्शन की बू आती है, जनता ने ऐसा कहा? नहीं, देखिए, ये तो इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने ये धांधलेबाजी की। पर ये लोकल चुनाव है, मेरा अपना मानना है। लोकल चुनाव तो यहाँ जो जनता ने वोटिंग की है वो लोकल मुद्दों को लेके की है, व्यक्तिगत उसको लेके किया। जैसे समाजवादी पार्टी जिसको सपोर्ट कर रही है निर्दलीय प्रत्याशी, ये शुरू से, जहाँ तक मेरी जानकारी, शुरू से प्लानिंग थी कि हम निर्दलीय लड़ें, ताकि जो बीजेपी के रूठे हुए लोग हैं उनको अपनी तरफ खींच सकें। फिलहाल जो अभी तक का आंकड़ा है, ये दोनों की कांटे की टक्कर है। कितना ये बीजेपी के जो रूठे लोग हैं इनको बना सकते हैं, और दूसरा बीजेपी ने भी जो कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट बीजेपी को काफ़ी मिला है। मुस्लिम एरिया में वोट पड़ा है काफ़ी, हिंदू के मुकाबले ज़्यादा वोट पड़ा है, पर बीजेपी को वहाँ भी काफ़ी मिला है। आपने कहा बीजेपी को मुस्लिम वोट मिला है, तो क्या यहाँ पे अतीक, अशरफ जैसी जो बातें पूरब की तरफ जो चली थी, यहाँ उनका कुछ वजूद रहा नहीं रहा? क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले एक धार्मिक नेता तौकीर आज़ाद जी ने भी इस मुद्दे को उछालने की कोशिश करी थी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिला है, थोड़ा सा इसको समझाइए। देखिए, अशरफ अतीक का मामला इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, कोशिश तो की गई थी, कोशिश की वो तो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की थी, जिसने की उसके बारे में बरेली जनता अच्छी तरह जानती है कि हर चुनाव होता है, उस टाइम के बाद उसके आसपास किस तरह की बात की जाती है, क्या नहीं की जाती है। क्योंकि ये पहली बार नहीं कोशिश की गई, और क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई नहीं खोदी जाएगी तो फिर ये ध्रुवीकरण कैसे होगा? पर क्योंकि ये लोकल चुनाव है, इसलिए लोकल मुद्दों पे ज़्यादा लड़ा गया है। कौन से मुद्दे अंतिम समय तक हावी है? सबसे ज़्यादा विकास के, जैसे गलियां हैं, कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र की गलियां हैं जहाँ विकास होना चाहिए, नहीं हुआ, या पानी की समस्या, साफ पानी पीने की समस्या, सफाई की है जो, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सब प्रदेश लेवल के स्तर का होता है। शिक्षा व्यवस्था प्रदेश लेवल को करनी होती है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश लेवल को करना। इनको तो सड़कें बनानी है जो नगर निगम क्षेत्र के आता है, उसकी बनानी है, नालियाँ बनानी है, पानी साफ पीने की व्यवस्था करनी, तो यही मुद्दे हैं, मेरा अपना मानना है। आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं आप? अभी कुछ कहना मुश्किल है दोनों की, और दूसरा इन दोनों की तो फाइट है ही। तीसरा इकलौता मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी का था, तो उसको कम क्यों आंकले हैं? क्या वो भी मुस्लिम वोट नहीं काटेगा? आप कह रहे हैं कि ट्रायंगल हो सकता है? हो सकता है, ये नई और रोचक बात। क्योंकि वो बीएसपी का कैंडिडेट, बीएसपी का वोट बैंक भी तो है। जो बीएसपी के हाथी के नाम पे कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो पार्टी के सच्चे सिपाही तरह होते हैं, वो सिंबल देखते हैं किसका है, कैंडिडेट कौन है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या बीएसपी के, या जो साइकिल वाले, तो वो साइकिल ढूंढ रहे होंगे, साइकिल कहाँ है, उनको साइकिल नहीं मिली होगी, तो उनको नहीं पता नहीं जीप किसकी है, तो कहीं ना कहीं इसका तो असर पड़ेगा। नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रायंगल भी हो सकता है मुकाबला। आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला ट्रायंगल हो, मतलब लास्ट में जाके हो गया, या दो लोगों के बीच में फाइट रही? देखिए, फाइट तो दो ही लोगों के बीच में है, भाजपा और सपा। और जो सपा का जो वोट है वो भी एक तरीके से कट्टर है, और भाजपा का वोट है वो भी एक तरीके से कट्टर है। मगर कहीं ना कहीं अगर जो भाजपा के सभासदों की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए स्थानीय चुनाव था, भाजपा के सभासदों के इस बार बहुत सारे वोट काट दिए गए क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया था, जनता भी उनसे नाराज़ थी। तो जो नए चेहरे आए वहाँ पे मुझे जो लगता है ज़्यादातर सभासद के जो कैंडिडेट हैं 60-40 करेगा, मगर भाजपा में जो उमेश गौतम जीतेंगे।
दूसरी बात रही अगर जो बसपा के, तो त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि बसपा एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसका साइलेंट वोटर है, वो कहीं भी नहीं कटता है। मेरा मानना ये है। सभी साथियों ने अपने जो विचार थे या जो अपने अनुभव थे उसके आधार पर बताया कि बरेली में बीजेपी बहुत अच्छी फाइट में है, बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन वो लोग सपा समर्थित डॉक्टर IAS तोमर को भी कम नहीं आंक रहे हैं। ये तो कल ही पता चलेगा कि आकलन किसका बहुत सटीक है, लेकिन टक्कर यहाँ बहुत कांटे की देखने को मिल रही है। कल सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये कम परसेंटेज का जो फ़ायदा था वो किसको होगा। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बरेली, UP तक।